समाज को लेकर देश की राजनीति गर्म है। कल दलितों के आंदोलन में हुई हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। आज का सवाल, क्या दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है? दलित एक्ट में बदलाव पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एक्ट में बदलाव को लेकर ही कल हिंसा में 10 लोगों की मौत। दलित समाज पर सभी पार्टियों में दंगल। खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बनाने की होड़। कल की हिंसा के बाद एक्शन में सरकार। हमारी सरकार SC/ST के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। बीजेपी ने हिंसा के लिए विरोधियों को ठहराया जिम्मेदार। दलितों को लेकर विरोधियों का मोदी सरकार पर वार। इस सारी हिंसा के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मोदी सरकार है। क्या दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है? सापरा साहब, 70 साल से जो इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, खास कानून है दलितों के लिए, उनमें इतनी नाराजगी इस सिस्टम के खिलाफ क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये नाराजगी जो है वो एकदम से नहीं हुई है। ये पिछले 4 सालों में जो घटनाएं हुई है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोदी सरकार के तहत ऊना की घटना हुई, या रोहित वेमुला की सुसाइड हुई, या हरियाणा में दलितों को पीटा गया, सहारनपुर में दंगे हुए, इसी तरह से जो परसों के दिन जो गुजरात में एक घुड़सवार दलित जो था उसको मारा गया, और दलित महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुए, भीमा कोरेगांव में जो हुआ, भीमा कोरेगांव में 3000 दलितों पर केस हुआ, लेकिन जो लोग आरोपी थे, जो संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे, उनको पकड़ा नहीं गया। मिलिंद एकबोटे को 2 महीने के बाद पकड़ा गया। संभाजी के ऊपर अभी तक केस नहीं कोई दर्ज हुआ, और मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दिया है। तो ये तमाम सारा जो देश में एक माहौल बन रहा है जहां पर दलितों पर अत्याचार बार बार हो रहा है, और उन राज्यों में ज्यादा हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, चाहे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बीजेपी के बिहार है या महाराष्ट्र है। तो ये गुस्सा जो है ये कलेक्टिव गुस्सा बना है। ये कलेक्टिव गुस्सा जो उमड़ करके बाहर आया है, और ये सोशल मीडिया के जरिए से चला। इसका कोई एक नेतृत्व नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के जरिए से गुस्सा निकला है, और लोगों ने ये जो आगजनी की है, और फिर उसमें ऐसे तत्व भी शामिल हुए। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ऐसे तत्व भी शामिल हुए जो समाज के खिलाफ हमेशा काम करते हैं, या किसी न किसी ऐसे संगठन से प्रेरित रहते हैं जो गड़बड़ी कराना चाहता है, जो सवर्णों को और दलितों को लड़ाना चाहता है। आगे भी बजरंग दल का आप आगे नाम लेंगे, पहले ही ले लेते। अभी ऐसे तत्व कह रहे हैं, फिर आगे कुछ और जोड़ेंगे। चलिए अब जरा रुकिए, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करने दीजिए, उसके बाद चर्चा में मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, मैं आऊंगी ना आपके पास। जरा सा मैं सुधींद्र भदौरिया जी को यहां पर शामिल कर लेती हूँ। ये भदौरिया साहब, सप्रा जी ने जो किया, उन्होंने 4 साल जो मोदी सरकार का राज रहा है उसे एक रंग में रंग दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी हुए सर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित वोट है, दिल खोलकर वो मोदी सरकार के पक्ष में गया 2017 में। क्या इतनी आसानी से सीधे सीधे 4 साल को एक रंग में रंगा जा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि ये 4 साल में दलितों पर जुल्म और अन्याय हुआ है, पर केवल ये आधा सच है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसके पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, इसी देश के अंदर बाबा साहब को महान सत्याग्रह करना पड़ा क्योंकि वो पानी नहीं भर सकते थे। और उससे भी पहले मैं जाना चाहता हूं, जब सावित्रीबाई फुले पूना शहर के अंदर उनको अपनी एक शिक्षा चलाने के लिए, इसी मानसिकता ने, इस देश के अंदर हजारों वर्ष से एक मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता और सामंतवादी मानसिकता। इस मनुवादी और सामंतवादी मानसिकता के प्रतीक में आज ये सरकार जरूर है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस मानसिकता ने सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर गोबर फेंका, बाबा साहब को उन्होंने पानी भरने नहीं दिया, और इसी प्रकार के ये सिलसिले चलते रहे हैं। पर इस देश में आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो 70 साल का हमारा इतिहास रहा है, आजाद हिंदुस्तान का, क्या वो इतिहास ये दिखा रहा है आज की तारीख में कि दलित प्रेम सियासत का खास तौर से सिर्फ और सिर्फ दलितों के वोट बैंक होने तक सीमित है?
दलित प्रेम जो है वो दिखावा है, छलावा है। अर्जुन मेघवाल साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि दलितों को हक दिलाने में आजादी के 70 साल बाद भी नाकाम क्यों हैं आज हम? रमाना जी, मैं एक बेसिक फैक्ट्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब बाबा साहब ने संविधान सौंपा था 25 नवंबर 1949 को, तब उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक आजादी या आर्थिक आजादी के लिए आने वाली सरकारों को काम करना होगा। जो भी सरकारें आई, अभी मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी सुन रहा था, जो भी सरकारें आई उन्होंने इस दिशा में कम काम किया। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं किया, लेकिन गति बहुत धीमी थी। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए 2014 में, तो इस पर उन्होंने मेन फोकस किया। अब मेन फोकस करने का कारण था कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो 1989 में बना और उसमें कुछ खामियां थी और बहुत से SC/ST के सामाजिक संगठन ये कहते थे उसको सुधारो, लेकिन सुधार नहीं पाए। माननीय मोदी जी ने 2015 में इसको सुधारा और 2016 से 1 जनवरी से इसको लागू किया। ठीक है जी। ये एक सामाजिक समानता की ओर बढ़ाने वाला कदम था। मैं इसका उत्तर उसके बाद जो बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थान थे जी, उनको ठीक करने का काम किया और पंचतीर्थ का नाम दिया। वो भी एक सामाजिक समानता की ओर बढ़ने वाला कदम था। आर्थिक समानता की ओर बढ़ाने वाले कदम, जिसमें अपन स्टैंड अप इंडिया कह सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कह सकते हैं, स्किल इंडिया कह सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम कह सकते हैं। मेघवाल साहब, क्या हुआ कि मेघवाल साहब, अपनी सरकार की योजना, उन्होंने देखा कि तो आप मोदी सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं। कल का आंदोलन था, उसमें जरूर कोई न कोई राजनीति की सरकार की योजनाएं और सरकार का बायोडाटा थोड़ा ही पूछा गया है। सप्रा जी, अपनी बारी पर कृपया करके बात रखिएगा। यह संविधान की शपथ है, हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब, आपने जो बातें कही सर, मान लेती हूं मैं उन सब बातों को, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्पेशल एक्ट ये 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST, इस मामले में यह गंभीरता दिखाती है मोदी सरकार की वहां पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेजते हैं सर? सॉलिसिटर जनरल भी नहीं, वहां पर आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपके जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं वो अदालत में कहते हैं कि हां, बेल दी जा सकती है, वो कहते हैं अदालत को। और उसके बाद आप लोग, मतलब केंद्र सरकार, इस पूरे मामले में गेंद जो है वो अदालत के पाले में डालने में लगे हुए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ये देश नहीं समझ रहा है इस खेल को? मेघवाल साहब, अगर दलित प्रेम दिखावा नहीं तो क्या सरकार मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाई कि पहले तो आप लोगों ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया इस मामले में डिफेंड करने के लिए, और उसके बाद जिस दिन सड़क पर आंदोलनकारी उतरे उस दिन पुनर्विचार याचिका आप डाल रहे हैं? रोमाना जी, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो केस आया था महाराष्ट्र से सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भारत सरकार पार्टी नहीं थी। नंबर 1, ये भ्रम फैला जा रहा है कि भारत सरकार इसमें पार्टी थी। दूसरा, हमने एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें आपने बहुत डिले किया पुनर्विचार याचिका डालने में। ये 20 मार्च को ये आपका जजमेंट आता है और 20 मार्च के बाद आप देखेंगे 2 अप्रैल तक 6 आपके हॉलीडे पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बावजूद भी हमने हम पुनर्विचार याचिका डालेंगे, ऐसे हमारे थावरचंद जी गहलोत जी ने भी कहा, ऐसे हमने भी कहा, ऐसे रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा। ठीक है जी। ये कैसे कह रहे हैं कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया? हमने कम्युनिकेट किया सर, कि भाई आपकी डिमांड हमने सोशल मीडिया पे देखी, उनकी डिमांड ये थी कि आप पिटीशन डालिए। आप दोनों से जुड़े सवाल सुनिए। आपने 2 बातें कही। पहले आपने कहा पार्टी नहीं थी सरकार, ठीक है। आप क्या इस बात से मुकर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पक्ष मांगा था उसका, इसी वजह से तो पहुंचा आपका नुमाइंदा? नहीं, मांगा था, हमारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गया था। तो मैं वही तो कह रही हूं साहब, आपने मामले की गंभीरता को नहीं समझा। केंद्र सरकार एक स्पेशल एक्ट में अपना रुख बताने के लिए अलग से हमारे को एडवोकेट करना पड़ता, वो ज्यादा ठीक रहता। सर, अटॉर्नी जनरल नहीं तो कम से कम सॉलिसिटर जनरल को तो भेज देते। दलितों के अधिकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और अब जब दलित सड़क पर उतरे उसके बाद पुनर्विचार याचिका और फिर
हर कोई कहता है कि हम दलित प्रेमी। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने आज संसद में इस बात को रेखांकित किया कि देखिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। पुनर्विचार याचिका 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 6 वर्किंग डेज के भीतर डाल दी जाती है, अदालत के सामने फिर से रख दी जाती है। यहां तक कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आग्रह करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में शीघ्र से शीघ्र आप सुनवाई करें, जिसी के चलते आज दोपहर 2 बजे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई भी है। मेरे साथ यहां दलित एक्सपर्ट अनिल चामड़िया जी मौजूद हैं। और चामड़िया साहब, देखिए अभी अर्जुन मेघवाल जी भी यही कह रहे थे, दलित फिर क्यों नहीं समझ पा रहे अगर सरकार दलित हितैषी है तो? देखिए, एक तो बात बहुत साफ करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा माना जाता है और वो जो चीजें चाहती हैं वो कम्युनिकेट कर देती हैं लोगों को। क्या वजह है कि जैसे मान लीजिए कि गाय के नाम पर बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात जो है वो नहीं समझ में आ रही है लोगों को कि दलितों के हित की बात कागजों पर हो रही है, लेकिन वो दलित क्यों नहीं समझ पा रहा। इसका मैं एक छोटा सा प्रतीकात्मक रूप से एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे एक भारत सरकार ने एक ऐप बनाया और उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। अब देखिए, भीम का केवल आप आवरण लेते हैं, भीम एक्चुअली वो है नहीं, वो अंदर से कुछ और है और भीम को आप केवल चेहरा बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। राकेश, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जवाब लेना चाहूंगी सर, बात घूमकर वहीं आ जाती है, सब कुछ दिखावा छलावे तक ही सीमित होकर रह जाता है सर, ऊपर कुछ और अंदर सब खोखला। राकेश जी, इसी का नतीजा ये गुस्सा, ये उबाल दलितों के भीतर जो देखने के लिए मिला सड़कों पर होती हैं। हाँ, सभी देखिए, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, जिस राज्य में भी सरकार हो, दलितों पर अत्याचार अन्याय की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा। सरकारें क्या कर रही हैं, न्याय नहीं कर रही हैं, ये एक तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कांग्रेस के हैं। कर्नाटका में 2014 में हाईएस्ट नंबर ऑफ दलित एट्रोसिटीज हुआ। केरल जैसे राज्य में 2016-17 के 9 महीने में 883 केसेज एट्रोसिटीज की, 155 रेप के केसेज रजिस्टर किए गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, केरल हो, कर्नाटक हो, असम हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, निकाल के देखिए सर्वोच्च न्यायालय को, मैं अपनी बात पूरी कर, सर्वोच्च न्यायालय को इस, राकेश जी माफी चाहूंगा, आप ये सुन लीजिए मेरी बात। मैंने कभी 30 घटनाएं हुई हैं जहां वो है मध्य प्रदेश, वो है राजस्थान। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आपका मेरे तर्क को काट दीजिए। सुन रहा हूं, चले उनकी अरे मेरी बात तो 2014 की बात कर रहा था, मैं 17 की बात नहीं कर रहा था। मेरी बात ठीक है सर जी। राकेश जी, जी ये सरेआम झूठ बोलेंगे आरएसएस के प्रवक्ता, तो हम बोलने दें इनको। मैंने कहा चाहे जिस राजनीतिक पार्टी की सरकारें हों, बाय एंड लार्ज कहीं 2% अधिक 2% कम दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, घिनौनी तरह का अत्याचार हो रहा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संवेदनशीलता दिखाते हुए, जमीनी हकीकत को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक छोटी सी बात रोमाना जी, मैं यहाँ कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, जब सामाजिक प्रश्न का कंप्लीटली राजनीतिकरण हो जाता है तो ये बाइनरी क्रिएट हो रहा है। आज दलितों में अदरनेस की फीलिंग आ रही है। एक बात को इनकार नहीं करना पड़ेगा, 73% दलित आज लैंडलेस लेबर हैं, लैंडलेस हैं। 45% दलित लैंडलेस भी हैं और मैनुअल लेबर भी करते हैं। इन हकीकत को स्वीकार करते हुए आरएसएस सिर्फ जमीन पे काम कर रहा है, यदि और संगठन भी, कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टियां भी सर देखिए, अब श्रेय मत लीजिए ना राकेश जी, अब श्रेय मत लीजिए। आरएसएस काम कर रहा है, आरएसएस काम का असर क्यों नहीं दिखता है? मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहती हूँ सर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती। काम कर रहा है भाई, तो असर तो दिखे ना। असर क्या दिखा दिया आज तक आपने? अब तक जब है आरक्षण को लेकर सवाल उठाया चला जाता है, उसके बाद आरक्षण को लेकर जिस तरीके का फैसला ले लिया, आज तक उसके खिलाफ कौन उतरा? आरक्षण बचाने के लिए कौन सामने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जहां आरएसएस का काम ज्यादा है वहां ज्यादा अत्याचार हो गए हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। जवाब तो सुनिए, आप ये बताइए ना, जहां जमीनी काम ज्यादा है वहां ज्यादा। 57,000 सामाजिक क्षेत्र में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कहां चल रहा है? यदि 1,57,000 प्रोजेक्ट चल रहा है तो कहां चल, हम राज्य के नंबर प्रोजेक्ट का क्या आंकड़ों में देश को देखिए, सिर्फ आंकड़ों में करने के लिए कहा गया है। नंबर संघ की प्रेरणा से दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स बना, बहुजन समाज पार्टी क्या थी? मैंने कहा चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाया, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स। राकेश जी, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना सर,
सर जो जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक कदम उठाकर हल करना पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे जमीनी हकीकत की, मुझे जरा रुकने दीजिए, मेघवाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, नतीजे दे रहे हैं। रोमाना जी यदि नतीजे नहीं देते तो इस देश में बहुत बड़ा विद्रोह होता है। हमने अदरनेस की फीलिंग को कम किया है। हमने मुझे ये बताइए अगर इतना ही काम हो रहा है तो खुद बीजेपी सांसद जो हैं वो क्यों आवाज उठा रहे हैं? आपकी सांसद है ना सावित्रीबाई फुले, वो कहती हैं कि मोदी सरकार की नीतियां जो हैं वो दलित विरोधी हैं। आप ही के पार्टी के सांसद है ना उदित राज कह रहे हैं कि दलितों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, सरकार चूक गई है। आप ही के यहाँ मंत्री है ना रामविलास पासवान, वो कहते हैं कि दलितों का ये गुस्सा समझा जा सकता है। सब समझ रहे हैं इस गुस्से को, सिर्फ मोदी सरकार और मोदी सरकार के कुछ मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं। मेघवाल जी आपकी श्रेणी में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आवाज आ रही है, मैं जवाब देने के लिए हूँ। आवाज आ रही है क्या? जवाब दीजिए सर। बंद हो गई है। देखिए हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उसमें उदित राज भी हमारे साथ थे। 3-4 मुद्दों को लेकर के हम मिले, जिसमें रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भी था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी था, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का रिव्यू पिटीशन भी था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज गठन का मुद्दा भी था। सारे मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से सुने। अब ये क्या मुद्दा आया कि उदित राज जी कह रहे हैं हमें सरकार नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं उदित राज जी हमारे प्रतिनिधिमंडल में थे, रामविलास जी पासवान ने हमारे उस प्रतिनिधिमंडल को लीड किया। ये सुनने वाली सरकार है, इसलिए हम सब गए और सुना सरकार ने। लेकिन एक चीज मैं फिर कह रहा हूं कि जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो फील्ड में अब दिखने लग गया है। जब वो फील्ड में दिखने लग गया तो कुछ पार्टियां हाशिए पे चली गई, वो हाशिए पे चली गई, उनको गिरा दलित वर्ग भी हमसे छिटक रहा है क्या? इसलिए ये जो कल जो आंदोलन हुआ उसमें सामने किस तरीके का रुख रहता है इन तमाम लोगों का, और बाहर आकर, क्योंकि उस वक्त वो समझते हैं इस बात को कि अब वो जनता के सामने है, वो जनता जो उन्हें चुनती है उसके सामने वो किस तरीके का रुख अख्तियार कर रहे हैं। और अगर इसमें कहीं ना कहीं दो अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं तो फिर ये और खतरे की घंटी है मोदी सरकार के लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि कल दलित बंद के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें ग्वालियर में गोली चलाने वाले की पुलिस ने पहचान की है। गोली चलाने वाले राजा चौहान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केस जो है वो गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत दर्ज किया गया है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, यह है राजा चौहान। और देखिए इसके हाथ में पिस्तौल और कैसे निशाना लगाकर यह फायरिंग कर रहा है। और पुलिस जो मामला दर्ज कर रही है वो गैर इरादतन हत्या का दर्ज कर रही है। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेघवाल साहब, ऐसे इंसाफ मिलेगा दलितों को? रोमाना जी जवाब दे दीजिए सर, इंतजार में है देश, कब जवाब देंगे आप? नहीं, आपका कि राजा चौहान के बारे में पूछ रहे हैं क्या? सर इंसाफ कैसे मिलेगा दलितों को? मैं कुल मिलाकर आपसे बात कर रही हूं। साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है वो शख्स हम आपके माध्यम से कहना गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस। बीजेपी का ही राज है सर वहां पर। देखिए हम कहना चाहते हैं कि हम न्याय के पक्षधर हैं और मोदी सरकार भी न्याय की पक्षधर है। ये जो आप विषय बता रहे हैं ये विषय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का है और पुलिस ने किस इन्वेस्टिगेशन में पहुंच के क्या निष्कर्ष निकाला है, हम इस पे जो आपने अभी दिखाया है उस पे हम जाकर के विचार करेंगे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम दलितों के साथ खड़े हैं, न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।